नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं टॉप 100 खबरें। 4 दिन में दूसरी बार उत्तर भारत भूकंप के झटकों से दहल उठा। कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7 दर्ज की गई। दिल्ली, एनसीआर, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कोलकाता में आए भूकंप के बाद मेट्रो सेवा कुछ देर के लिए एहतियातन के तौर पर रोक दी गई। हालांकि कुछ देर बाद इसे फिर से शुरू कर दिया गया। भूकंप का केंद्र म्यांमार में था। जानकारी के मुताबिक जमीन के 134 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भूकंप के झटके महसूस किए गए। साथ ही असम के गुवाहाटी में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। वहीं बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी रांची में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। दिल्ली, एनसीआर के साथ साथ उत्तराखंड के कई हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। यहां पर लोग घरों से बाहर निकल आए। पाकिस्तान की जेल में भारतीय कैदी कृपाल सिंह की संदिग्ध हालत में हुई मौत के बाद सरकार ने इस मामले को पाकिस्तान के सामने उठाने के निर्देश इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमिश्नर को दिए। साथ ही भारत सरकार ने पाकिस्तान के एम्बेसडर को ये भी निर्देश दिए हैं कि कृपाल सिंह के शव को भारत लाने का इंतजाम किया जाए। हाई कमिश्नर को यह भी निर्देश दिया गया है कि वो कृपाल सिंह की मौत की वजह, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इससे जुड़ी और जानकारियां भी इकट्ठा करें। वहीं कृपाल सिंह की बहन ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की, जिसके बाद सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान में कृपाल सिंह की मौत की जांच होनी चाहिए। कृपाल सिंह की बहन ने कहा कि उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है या फिर किसी और वजह से हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि मामले की जांच कराई जाएगी और कृपाल सिंह का शव हर हाल में भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद कृपाल सिंह की बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कृपाल की मौत की हकीकत दुनिया के सामने आनी चाहिए। इस दौरान उनके साथ सरबजीत की बहन भी मौजूद थी। पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि कृपाल की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुआ है और कृपाल सिंह लगभग 25 साल से जासूसी के आरोप में लाहौर जेल में बंद थे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई को इजाजत दे दी है। वहीं सीबीआई ने गैर कानूनी संपत्ति को लेकर मायावती के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है। माना जा रहा है कि नई एफआईआर से मायावती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं मायावती का केस लड़ रहे वकील ने कहा है कि ये याचिका कमलेश वर्मा ने दायर की है, जो बीएसपी के पूर्व नेता हैं। ऐसे में उनकी याचिका राजनीतिक साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है। वहीं इसके पहले केंद्र सरकार ने कहा था कि किसी नए आधार पर मायावती के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मायावती के खिलाफ हाल ही में दिए गए किसी भी ऑर्डर की अनदेखी नहीं की जा सकती है, लेकिन बीएसपी के पूर्व मेंबर की पिटीशन पर सुनवाई भी जरूरी है। वहीं कोर्ट में अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बयान दिया है कि मायावती को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लीन चिट दे दी है। सरकार के पास दूसरी चीजें नहीं है, फिर क्यों मायावती पर केस दर्ज किया जाए। अगले साल यूपी में चुनाव होने हैं। ऐसे में यह केस आने वाले वक्त में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें बढ़ा सकता है। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर लगे बैन मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने पूछा कि हिंदू धर्म में महिला पुरुष का बराबर का दर्जा है, तो मंदिर में महिलाओं की एंट्री को कैसे रोका जा सकता है। वहीं मंदिर प्रशासन ने यह तर्क दिया है कि क्योंकि भगवान ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं की एंट्री पर बैन लगाया गया है। इस पर कोर्ट ने सवाल खड़ा किया है कि मान्यताओं को आधार बनाकर मंदिर में महिलाओं की एंट्री पर बैन लगाना सही है, जबकि उन्हें कानूनन मंदिर में एंट्री का अधिकार मिला हुआ है। वहीं केरल सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि ये एक धार्मिक मामला है और परंपरा की रक्षा करना राज्य सरकार का काम है। ऐसे में महिलाओं की एंट्री के मामले में पुजारियों का फैसला आखिरी फैसला होगा। भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई को महाराष्ट्र के कोल्हापुर मंदिर में घुसने की कोशिश के दौरान हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने तृप्ति से कहा कि वो साड़ी पहनकर मंदिर में एंट्री करें, लेकिन तृप्ति ने ऐसा करने से मना कर दिया। महालक्ष्मी मंदिर में परंपरा है कि यहां पर दर्शन करने के लिए महिलाएं साड़ी में ही आ सकती हैं, लेकिन तृप्ति देसाई ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था।
वहीं तृप्ति देसाई ने कहा कि ये कोई तय नहीं कर सकता कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे में उन्हें मंदिर में जाने से रोकना गलत है। सूखे के बीच महाराष्ट्र में आईपीएल मैच होने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 30 अप्रैल के बाद महाराष्ट्र में कोई आईपीएल मैच नहीं होगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस दौरान बीसीसीआई से कहा है कि उनकी सूखे को लेकर चिंता ठीक है, लेकिन मई से महाराष्ट्र में कोई आईपीएल मैच नहीं खेला जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब फाइनल समेत महाराष्ट्र में होने वाले 13 मैच बीसीसीआई को बाहर कराने होंगे। ये सारे मैच मुंबई, पुणे और नागपुर में होने थे। बताया जा रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले से टीमों को और बीसीसीआई को काफी नुकसान होगा। आंकड़ों की माने तो इससे 13 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। आईपीएल मैचों में पानी की बर्बादी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई थी, जिस पर सुनवाई के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये रोक लगाई है। पीआईएल में कहा गया था कि एक और महाराष्ट्र में कई जगह लोगों को पानी की बूंद तक नसीब नहीं हो रही है, तो वहीं आईपीएल के नाम पर लाखों लीटर पानी बर्बाद किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आर्मी फायरिंग में 4 लोगों की मौत के बाद यहां कर्फ्यू लगा दिया गया। वहीं कर्फ्यू के बीच कुछ लोगों ने पुलिस के पोस्ट में आग लगा दी। दूसरी ओर आर्मी ने कहा कि कुछ लोग घाटी में आर्मी की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल मंगलवार को सेना के जवान पर छेड़छाड़ का आरोप लगा था। वहीं पीड़ित लड़की ने कहा कि उसके साथ छेड़छाड़ सेना के जवान ने नहीं बल्कि एक लड़के ने ही की थी। सेना ने उसके बयान का वीडियो जारी किया है। मंगलवार को यह खबर सामने आई थी कि एक सेना के जवान ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की है। इलाके के लोग इससे नाराज हो गए और उन्होंने सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया। सेना के मुताबिक नाराज भीड़ को काबू में करने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने जब सेना के बंकर में आग लगाने की कोशिश की तो सेना को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं इसके विरोध में अलगाववादी नेताओं ने घाटी में बंद का ऐलान किया, जिसका असर राजधानी श्रीनगर समेत कश्मीर के कई इलाकों में देखा गया। हंदवाड़ा हिंसा मामले को लेकर सीएम महबूबा मुफ्ती ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें मामले में जांच करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कश्मीर के कई मसलों पर बातचीत हुई है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ने कई अहम मसलों पर चर्चा की। शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की अगुवाई में मुस्लिम धर्मगुरुओं के एक डेलीगेशन ने पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डेलीगेशन के लोगों ने सरकार के विकास के एजेंडे की तारीफ की। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी भारत के दौरे पर हैं। दिल्ली में सरकोजी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई इंटरनेशनल मसलों पर चर्चा हुई। दिल्ली में सरकोजी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मसलों पर बातचीत हुई। भारत दौरे पर आए सरकोजी ने पठानकोट हमले पर भी बयान दिया। उन्होंने मामले में पाकिस्तान से कार्रवाई करने की अपील की। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें सरकार ने कई सारे अहम फैसले लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन फैसलों की जानकारी दी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद भारत और यूएई के बीच हुए अहम समझौते की जानकारी भी दी गई, जिसके तहत मानव तस्करी रोकने के लिए तैयार मसौदे पर भारत और यूएई दस्तखत करने के लिए तैयार हो गए। समझौते के तहत दोनों देश महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने के लिए सहयोग करेंगे और इसके लिए एक संयुक्त कार्यबल का गठन किया जाएगा। समझौते के तहत दोनों देशों के पुलिस और मामले से जुड़े अधिकारी एक दूसरे के इंफॉर्मेशन को भी शेयर करेंगे, ताकि मानव तस्करी पर लगाम कसी जा सके। पश्चिम बंगाल के मालदा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। सोनिया गांधी ने इस दौरान सीएम ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। रैली में सोनिया गांधी ने कहा कि टीएमसी 5 साल पहले मां माटी और मानुष के नारे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन अब वो अपने मकसद से भटक चुकी है। सोनिया गांधी ने इस दौरान पश्चिम बंगाल में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही वारदात का मसला भी उठाया। उन्होंने कहा कि ममता सरकार के राज में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि टीएमसी ने सरकार में आने से पहले वादा किया था कि विकास के लिए मुमकिन कोशिश की जाएगी, लेकिन पिछले 5 साल में ये वादा पूरा नहीं किया जा सका। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने लेफ्ट पार्टियों के साथ हाथ मिला लिया है। ऐसे में सोनिया गांधी ने रैली में ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जयपुर में एक दलित सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग चाहते हैं कि स्कूलों में दलित का बच्चा अकेले ही पढ़ाई करे।
राहुल गांधी ने इस दौरान रोहित वेमुला का भी मसला उठाया, साथ ही आरोप लगाया कि मोदी सरकार के राज में दलित छात्रों के साथ बेइंसाफी हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार दलितों और गरीबों के साथ होने का दावा करती है, लेकिन असल में वो उनका हक मार रही है। बिजनौर में एनआईए अधिकारी तंजील अहमद पर हुए हमले के दौरान घायल हुई उनकी पत्नी फरजाना ने भी बुधवार को दम तोड़ दिया। फरजाना को हमले के दौरान तीन गोलियां लगी थी। फरजाना का इलाज एम्स में चल रहा था। उन्हें मंगलवार को फोर्टिस अस्पताल से एम्स रेफर किया गया था। 2 अप्रैल को तंजील अहमद पत्नी फरजाना और 2 बच्चों के साथ घर लौट रहे थे। उसी दौरान हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें तंजील अहमद की मौत हो गई थी, जबकि फरजाना बुरी तरह से घायल हो गई थी। वहीं पुलिस ने वारदात में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इस वक्त मुनीर नाम के शख्स की तलाश है, जिस पर आरोप है कि उसी ने तंजील पर गोलियां चलाई थी। बैंकों से लिया 9,000 करोड़ लोन न चुका पाने के मामले में ईडी ने विजय माल्या पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने अब रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से माल्या का पासपोर्ट रद्द करने की गुजारिश की है। माल्या को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट के सामने पिछले हफ्ते पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए और पेशी के लिए उन्होंने फिर से मोहलत मांग ली है। ईडी ने उनकी फिर से मोहलत मांगने की अपील को नकार दिया और अब मामले में सख्ती दिखाते हुए माल्या का पासपोर्ट रद्द करने की गुजारिश की गई है। कोलकाता में टीएमसी के लिए काम करने का आरोप लगने के बाद पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को हटा दिया गया और उनकी जगह पर सीआईडी के एडीजी सोमेन मित्रा ने बतौर पुलिस कमिश्नर कामकाज संभाल लिया है। आरजेडी विधायक की बहन की हत्या करने के मामले में 2 आरोपियों ने आरा कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरोप है कि छेड़खानी करने का विरोध करने पर दोनों ने विधायक की बहन की हत्या कर दी थी। आरजेडी विधायक की बहन की हत्या पर राबड़ी देवी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि घटना से पार्टी को गहरा दुख पहुंचा। इस दौरान उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गांधी जी भी ताड़ी पीते थे। इस दौरान उन्होंने नीतीश सरकार पर भी जमकर हमला किया। पार्टी में मंगलवार को हुई दवा कारोबारी की हत्या सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की तलाश कर रही है। 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पूर्णिया में महिला के कत्ल की वारदात सामने आई है। महिला का शव खेत से बरामद किया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। तो चलिए खबरों में बढ़ते हैं कि बुधवार की शाम म्यांमार में आए भूकंप से आधा हिंदुस्तान हिल गया। नॉर्थ ईस्ट, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर तक भूकंप के झटके से धरती कांप उठी। भूकंप का केंद्र भले ही पूर्वी सरहद से सटे म्यांमार में रहा हो, लेकिन इसके झटके से आधा हिंदुस्तान हिल गया। भूकंप से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा तक की धरती कांप उठी। पूर्वी सीमा पर 6.9 तीव्रता वाले इस जलजले से हिंदुस्तान का उत्तरी सरहद तक सिहर उठा। भूकंप के झटके महसूस करते ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल पड़े। इस भूकंप से भले ही किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन शहर दर शहर सभी के चेहरों पर दहशत का भाव जरूर नजर आया। और हम लोग इतना टेरिफाइड हो गए कि हम लोग घर से भाग आए और अभी रास्ते पे है। इतना जोर से हंगामा हुआ, सोच के हम डर के मारे नीचे आ गए हम लोग, सब लोग। बिल्डिंग ये तो बहुत पुराना बिल्डिंग है ना, इसलिए बहुत ज्यादा डर लग रहा है अभी मेरे। इस भूकंप की वजह से असम के कई इलाकों में बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है। भूकंप के झटके आते ही कोलकाता मेट्रो का परिचालन भी कुछ देर के लिए रोक दिया गया। गनीमत यही रही कि इस जलजले के चलते कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार सुशासन के दावे रोज करते हैं। उस दावे पर उठने वाले सवालों पर तंज कसते हैं, लेकिन उनके सुशासन राज में ना तो आम लोग सुरक्षित हैं और ना ही खास लोग। सत्ताधारी पार्टी के विधायक की बहन तक सुरक्षित नहीं है। करता हूं कि जो भी 5 आरोपी हैं उनको सजाए मौत दी जाए। बहन की हत्या पर हर भाई यही मांग करता, चाहे वो आम हो या खास।
सरोज यादव विधायक हैं, वो भी उस राष्ट्रीय जनता दल से जिनकी बिहार में सरकार है, फिर भी याचना कर रहे हैं बहन की मौत पर अपराधियों को सजा दिलाने की, अपराधियों पर लगाम लगाने की। लेकिन न तो पुलिस उनकी सुन रही है और न ही सरकार में बैठे लोगों को उनका ख्याल है। कहीं से भी कोई फोन तक नहीं आया कि आपके साथ इस तरह की घटना घटी है। मुझे बहुत दुख है इस बात का। मैंने पुलिस की ओर से चाहे हम जिस सरकार में हैं, जिस सरकार के हम विधायक हैं, उस सरकार के तरफ से भी। सरोज यादव जार हैं, विधायकी का कोई भी फायदा नहीं, चक्का जाम तक करना पड़ा है उन्हें अपनी बहन के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए। 9 अप्रैल को सरोज की बहन शैल देवी एक ऑटो से चांदी जा रही थी, लेकिन रास्ते में ऑटो वाले और उसके कुछ साथियों ने उनके साथ छेड़खानी की और फिर लोहे की रॉड से उन्हें घायल कर फरार हो गए। सिर पर चोट लगने से शैल देवी कोमा में चली गई और फिर पीएमसीएच में उनकी मौत हो गई। विधायक सरोज यादव के हंगामे की वजह से आरोपी गिरफ्तार तो हो गए, लेकिन इस घटना से बिहार की सियासी हवा में आग लग गई है और विपक्ष सरकार पर हमलावर। लोग परिणाम ये जानते हैं कि कुछ होना नहीं है, प्रशासन पकड़ेगी नहीं, तो डर और भय का वातावरण एकदम समाप्त हो चुका है। विपक्ष के इस हमले पर सरकार को ऐतराज हो सकता है, लेकिन बिहार में बढ़ते अपराध को देखकर यही लगता है कि यहाँ जंगल राज लौट आया है। अपराधी फिर से बेखौफ हो गए हैं। हो भी क्यों नहीं, जब पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जाति का हवाला देती हैं और जेडीयू नेता महज संवेदना जताकर रह जाते हैं। मैं इसको आरजेडी विधायक का गुस्सा या तकलीफ नहीं, एक भाई की अपनी बहन के प्रति संवेदना का मामला मानता। ऊंचा जाति का लोग ही किया है, कोई बैकवर्ड नहीं किया है, कोई गरीब नहीं किया है, दलित के साथ दलित नहीं किया है, फ्रॉड किया है लोग। फ्रॉड का तो सजा मिलना चाहिए, उस पर मोदी को बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए। ये दोनों वो लोग हैं जिन पर बिहार ने भरोसा किया था, लेकिन इनकी बातों से यही लगता है कि बिहार के लोगों की किस्मत अब भगवान भरोसे ही है, क्योंकि अपराधियों की भी अब जाति देखी जाएगी। गुस्से को गुस्सा नहीं, संवेदना कहा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनके खिलाफ दी गई याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका में मायावती के खिलाफ इस मामले में नई एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की गई है, लेकिन मायावती की तरफ से उनके वकील की दलील के बाद कोर्ट सिर्फ मामले पर सुनवाई को राजी हुआ है। होना चाहते थे बीएसपी से पिटिशनर, इनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद ये बीएसपी कैंडिडेट से हार गए, इसलिए डिसग्रंटल्ड होकर के ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत में रिट पिटिशन फाइल कर रहे हैं। इन इश्यूज को हम लोगों ने रेज किया। कोर्ट ने इन सारे चीज़ों को सुनने के बाद कहा है कि हम इस मैटर को सुनेंगे। कोई एफआईआर लॉन्च करने का डायरेक्शन कोर्ट ने नहीं दिया और ना कोई उसमें उन्होंने फाइंडिंग दी, ना कोई उन्होंने इसको खाली हियरिंग के लिए लगाने के लिए ऑर्डर कर। इस मामले में मायावती को केंद्र का भी साथ मिला है। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने सीबीआई का पक्ष रखते हुए कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने लायक सबूत नहीं है। मायावती को मिले चंदों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सुनवाई की थी और उन्हें हर मामले में क्लीन चिट दी गई थी। मायावती के खिलाफ इस याचिका से बीजेपी भी सहमत नहीं है। स्वच्छ लोकतंत्र में प्रतिशोध और दुर्भावना से काम नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी कदापि इस पक्ष की नहीं है और न रही है। हम राजनीतिक प्रतिशोध से, राजनीतिक दुर्भावना से काम नहीं करते। मायावती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका देने वाले शख्स कमलेश वर्मा पूर्व बीएसपी मेंबर हैं और टिकट न दिए जाने से नाराज होकर उन्होंने बीएसपी छोड़ी थी और अब मायावती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दलितों पर राजनीति करने का कोई मौका नहीं चूकते और एक बार फिर राजस्थान में मौका तो उससे जरा भी इस बार भी नहीं चूके। एक दलित छात्रा की मौत पर पीड़ित परिवार से मिलने राहुल गांधी बाड़मेर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने पीड़ित परिवार से अपना दुख जताया।
लेकिन जैसे ही बोलने की बारी आई, निशाने पर वसुंधरा सरकार, बीजेपी सभी को ले लिया। मामले की सीबीआई जांच की मांग करती, लगे हाथों ये भी साफ कर दिया कि ये राजनीतिक मामला नहीं है। न्याय देने का एक ही तरीका है, सीबीआई जांच यहाँ होनी चाहिए। पूरा परिवार ये फील करता है कि राजस्थान में उनको, राजस्थान के सिस्टम से उनको न्याय नहीं मिला। ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये एक लड़की का मामला है, एक हिंदुस्तान की लड़की का मामला है। उसकी इज्जत करें और सही प्रकार से जांच। जो भी बीजेपी क्रेडिट लेना चाहती है वो ले सके। अगर वो अम्बेडकर जी की मूर्ति बनाना चाहते हैं, अम्बेडकर जी के बारे में बोलना चाहते हैं, वो अच्छा है, वो करें, मगर न्याय भी दें। राहुल यही नहीं रुके, जयपुर में कांग्रेस के दलित सम्मेलन में पहुंचे और यहां भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। मैंने सचिन से कहा है, कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं से कहा है, जब तक उस बच्ची को सीबीआई इंक्वायरी नहीं मिलेगी तब तक आप लोग 1 इंच पीछे नहीं हटोगे। राहुल के बयान से साफ है कि वो जुबान से भले ही कह रहे हों कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन राजनीति जमकर करते हैं। यहाँ बता दें कि 29 मार्च 2016 को सुबह 17 साल की दलित छात्रा बीकानेर के एक प्रशिक्षण संस्थान में पानी की टंकी में मृत पाई गई थी। उसके पिता का आरोप है कि छात्रा ने एक दिन पहले उन्हें फोन पर बताया था कि संस्थान के शारीरिक शिक्षा के टीचर ने उसके साथ रेप किया था। बीकानेर पुलिस अब तक इस मामले में संस्थान के प्रिंसिपल, वार्डन और शारीरिक शिक्षा के टीचर को गिरफ्तार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा है। साथ ही मालदा चुनावी रैली में उन्होंने ममता बनर्जी को मां, माटी और मानुष को बर्बाद करने का आरोप भी उन पर लगाया। साथ ही पीएम मोदी पर जानबूझकर मौन रखने की बात भी उन्होंने कही है। मां, माटी और मनुष्य का नारा लगाते हैं। आज उनके राज में यहाँ मेरी प्यारी बहनें बेहाल है, माटी सूख गई है और मनुष्य बेरोजगार। व्यवस्था का नाम ही नहीं है। लगता है ममता सरकार को इन बातों की कोई चिंता नहीं। बंगाल में आज हर व्यक्ति परेशान है। प्रधानमंत्री मोदी क्या करता है? प्रधानमंत्री मोदी जानबूझकर मौन व्रत रखता है और वह अपना मौन व्रत तोड़ते हैं। मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इन इंडिया जैसे नारों से इनका मैं समझती हूँ और मैं समझती हूँ कि आप भी समझते हैं कि इनका एक ही अभियान है, रोज नए नए नारे, रोज नए नए इश्तिहार निकालो और जनता को गुमराह करो। तो फिलहाल यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते आगे। जन्नत यानी जम्मू कश्मीर का हंदवाड़ा महज एक झूठी अफवाह की वजह से जल उठा। हिंसक प्रदर्शन में न केवल 4 लोगों की जान चली गई है, बल्कि कश्मीर से दिल्ली तक की सरकार हिल गई है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इस तरह अफवाहों को कैसे रोका जाए। मंगलवार को हंदवाड़ा में जो हंगामा हुआ उसकी शुरुआत महज एक अफवाह से हुई थी, जिसमें एक उभरते हुए क्रिकेटर के साथ साथ 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सेना पर गलत आरोप लगाए गए, उसकी इमेज बिगाड़ने की कोशिश हुई। सुनिए उस लड़की को जो कह रही है उसके साथ किसी सेना के जवान ने नहीं बल्कि लोकल लड़के ने छेड़खानी की थी। मैं स्कूल से लौट रही थी और अपना बैग अपने दोस्तों को दे दिया और पब्लिक बाथरूम के अंदर गई। अचानक एक लोकल लड़का आया और बैग छीनने की कोशिश की। मैंने इसका विरोध किया और इसी बीच लड़के ने मुझे थप्पड़ मार दिया और जोर से चिल्लाया, सभी कश्मीरियों का बाप। इसी बीच वहाँ पुलिस आई और मुझे थाने ले गई। बाद में उस लड़के ने दूसरे लड़कों को भड़काया। पीड़ित लड़की का ये बयान सेना ने जारी किया है और सेना की ओर से ये भी कहा गया है कि इस मामले की पूरी जांच की जा रही है।
जिसकी सच्चाई जल्दी सामने आएगी। अगर आप जो वीडियो हमने रिलीज किया है उस पर गौर करें तो ये उभर के आता है कि कोई मोलेस्टेशन केस नहीं था और ये इट्स एन मलाफाइड इंटेंट बाय सम एलिमेंट्स टू मलाइन द गुड इमेज ऑफ द इंडियन आर्मी। अफवाह की आग से हंदवाड़ा में भड़की हिंसा की घटना पर दिल्ली पहुंची कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने चिंता जताई है और कहा है कि केंद्र सरकार को इस मामले की जांच करानी चाहिए। वो हमारी जो है हमारा जॉब है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, और वो आज नहीं आए हैं, कई सालों से वहाँ रह रहे हैं। आज एक इंसिडेंट हो गया, इस इंसिडेंट की वजह से ये तो नहीं है कि हम लोगों को अलग अलग कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो बच्चे फिर वापस आएंगे, कश्मीर उनका घर है और दोबारा वैसे ही मिलजुल के रहेंगे जैसे पहले। घाटी में इससे पहले भी कई बार अफवाह के बाद हिंसा भड़की है, लेकिन कभी वहाँ ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की कोशिश नहीं हुई। अब देखना ये है कि जन्नत की नई सरकार ऐसी घटनाएं रोकने के लिए क्या करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो चलिए अब देखते हैं वेस्पर्स इन द कॉरिडोर। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL में दीपक कश्यप मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त। 1985 बैच के IRTS अधिकारी हैं कश्यप। IFS मनोज कुमार त्रिपाठी बने केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत के निजी सचिव। आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय में थे नियुक्त। 2000 बैच कर्नाटक कैडर के IFS हैं मनोज कुमार त्रिपाठी। तो इसी के साथ फाइनल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ETV के साथ। आगे देखिए तिरछी नजर। नमस्कार।